हेलो एवरीवन, मैं मेराज खान बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एलोरिंग शिक्षा द्वार में। उम्मीद करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और सब बहुत अच्छे से अपनी स्टडी भी कर रहे होंगे। कलाम सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम सॉल्व करेंगे बीकॉम का पेपर, बीकॉम एमयू एंट्रेंस का जो पेपर इस बार हुआ था 23-24 का, उसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले इसी पेपर पे आपको जो इंग्लिश का पोर्शन था, इंग्लिश की जो यूनिट थी, उसके जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन मिल चुका है। 2 पार्ट में आगे आया है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लें। और आज हम करेंगे जो जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन आते हैं वो, क्योंकि इंग्लिश से 25 पूछता है और जीएस मतलब जनरल अवेयरनेस से पूछता है 10 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद में अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स इन सब का भी आएगा। लेकिन फिलहाल क्योंकि जो सीरीज थी पेपर की, उसमें जो हम ये पेपर सॉल्व करा रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 25 था इंग्लिश, और 26 से जो 26 से 35 तक जो था वो जीएस पूछा गया था, जनरल अवेयरनेस, तो उसी को सॉल्व करेंगे। और ये हमारा बैच जो है स्टार्ट हो चुका है बीकॉम का। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर लें। एलोरिंग शिक्षा द्वार का एप्लीकेशन डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से और वहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और बहुत अच्छे से कराया जा रहा है इंग्लिश, और लाइव चल रहा है। अगर किसी को डाउट आता है, फॉरेन टीचर जो होते हैं उसको सॉल्व जो है क्लियर करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ऑनलाइन है हमारा, सुन ही नहीं रहे हम, टीचर्स ही एक्टिव हैं हम, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बच्चे भी एक्टिव रहते हैं बैच में और पूछते हैं जो भी डाउट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। और क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 26 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विच इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया। आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया का फर्स्ट स्टेट बताइए टू लॉन्च अ पॉलिसी इस्टेब्लिश स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, है ना। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो फर्स्ट टाइम एक पॉलिसी लेकर आया, है ना, स्पेशल एग्रीकल्चर जोन पे। तो वो था उत्तराखंड। कौन था? उत्तराखंड। और इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ये इसके कुछ पॉइंट हैं उत्तराखंड से जो मतलब इस स्कीम पे थे। तो उत्तराखंड वाज द फर्स्ट स्टेट टू सेट अप स्पेशल एग्रीकल्चर जोन, है ना। और इसका ईयर आपको ध्यान रखना है 2011। इससे पहले जितने भी हमारे पेपर का सॉल्यूशन हमने कराया है, वो चाहे रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो उसमें हमने एक एक पॉइंट को डिटेल्स में बताने की कोशिश की है। हर क्वेश्चन के चारों जो ऑप्शन है उस पर काम किया है। तो अब इसमें जैसे मान लो कि इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने जो है ये जोन बताया, तो सीधा सीधा आंसर है इसका उत्तराखंड। बाकी ऑप्शन जो है इसमें, उसमें हम नहीं देख सकते कि हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, नहीं, इसका सीधा आंसर है उत्तराखंड, ठीक है। जहां जरूरत पड़ेगी वहां चारों ऑप्शन पे हम काम करेंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है इसका ईयर, है ना। और इट वाज लॉन्च ऑन द लाइंस ऑफ द स्पेशल इकोनॉमिक जोन, क्लियर। और थर्ड जो पॉइंट है इसका, इट इनकरेज द फार्मर टू डेवलप हाई क्वालिटी क्रॉप सीड्स टिपिकल टू हिली रीजन, क्योंकि उत्तराखंड क्या है, हिली रीजन है और उसमें फार्मर्स को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो स्कीम थी जो भी वो क्या था, उत्तराखंड लेकर आया था, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन है, हु इंट्रोड्यूस द इनकम टैक्स इन इंडिया। मतलब इनकम टैक्स इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था। जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी पे। फर्स्ट टाइम वो कौन थे, जेम्स विल्सन थे या विलियम जोन्स थे या विलियम बेंटिक थे या फिर लॉर्ड रिपन थे। तो वो थे जेम्स विल्सन। कौन थे? जेम्स विल्सन। अभी जेम्स विल्सन कम और अमरीश पुरी ज्यादा लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो इस अमरीश पुरी, जो ये अमरीश पुरी है, इन्होंने नहीं, इस तरह रेस्पेक्ट नहीं देंगे हम इस बंदे को। तो जेम्स विल्सन जो था अंग्रेज, है ना, उसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स व्हाइल प्रेजेंटिंग द फर्स्ट बजट इन इंडिया इन द ईयर 1860। अब ये क्वेश्चन जैसा पूछा है कि किसने इंट्रोड्यूस किया था फर्स्ट टाइम, आपको ये भी ध्यान रखना है इसका आंसर जानने के बाद कब किया था। क्वेश्चन इस तरह से भी रिपीट हो सकता है कि ठीक है आपका आंसर है जेम्स विल्सन ने किया था। अगली बार पूछा जा सकता है कि कब किया था, तो आपको ईयर भी ध्यान रखना है कब किया था, 1860, क्लियर है। तो यहाँ पर आपके 2 आंसर, मतलब आपको 2 क्वेश्चन और मिल गए कि कब किया था, 1860। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए लंदन, ऑप्शन ए जेनेवा या रोम या फिर हैग। तो इसका जो हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का वो द हैग। अब आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को इस्टेब्लिश कब किया गया था, इस्टेब्लिश ईयर इसका बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग यूएन एजेंसी वाज आल्सो फंक्शनल अंडर द लीग ऑफ नेशन, है ना। तो लीग ऑफ नेशन के अंडर में कौन सी यूएन एजेंसी फंक्शन करती है या फिर काम वर्क करती है? WHO, UNDP, ILO, UNHCR। तो इसका करेक्ट आंसर है ILO, है ना। ILO मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। मैं पानी पी लूं, आप थोड़ा देखिए इसको। अब हमने ये तो जान लिया कि मतलब यूएन एजेंसी कौन सी है जो कि लीग ऑफ फंक्शन अंडर द लीग ऑफ नेशन। तो वो हमने जान लिया ILO का मैंने फुल फॉर्म बता दिया। तो आपका एक यहाँ से क्वेश्चन और बनेगा कि ILO की फुल फॉर्म बताइए। तो क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब आपको इसका हेडक्वार्टर भी पता होना चाहिए, ILO का हेडक्वार्टर, क्योंकि PYQs अगर करें आप तो आप ढंग से करें, आपको 2-4 फैक्ट और भी याद हो, है ना। तो ILO का हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? जेनेवा। कहाँ है? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। अब आपसे जेनेवा भी पूछा जा सकता है और आपसे जेनेवा भी देकर पूछ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जेनेवा का एक क्या है? स्टेट है, एक जगह है जेनेवा। तो बाकी जो कंट्री है वो तो स्विट्जरलैंड ही है। तो आपको दोनों याद रखने हैं। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। हम मैंने बैच के बारे में आपको बता दिया है। अगर चाहिए तो बहुत कम फीस है, 3499, और 3499 में आपको अगर कोड यूज करेंगे तो 500 का वैसे ऑफ मिल जाएगा, है ना। और अगर आपको बैच चाहिए तो आप सीधा मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 6395340524। ये मेरा नंबर है, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो आपको जब कूपन कोड अप्लाई कर देंगे तो 3000 के अराउंड ये पड़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, विच कंट्रीज आर सेपरेटेड बाय द डूरंट लाइन। मतलब डूरंट लाइन इन किन दो कंट्री को अलग करती है, सेपरेट करती है। अब डूरंट लाइन पूछा गया, लेकिन आपको और भी लाइंस मतलब हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपसे कुछ दूसरी लाइंस आपको देके मालूम कर ले, पूछ ले किस कंट्री को सेपरेट करती है। तो आपको पता होना चाहिए और भी इंपॉर्टेंट लाइंस। इंडिया और पाकिस्तान, है ना। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो लाइंस है, इंडिया और पाकिस्तान जिस लाइन से सेपरेट होते हैं उसको क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन। क्लियर। इंडिया और अफगानिस्तान जिस लाइन से सेपरेट होते हैं उसको बोलते हैं डूरंट लाइन। डूरंट लाइन, ठीक है। और इंडिया और चाइना जिस लाइन से अलग होते हैं उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है। तो आपको एक पूछा गया था आपसे डूरंट लाइन, और हमने इसमें कितना जान लिया? रेड क्लिफ भी जान लिया और मैकमोहन भी जान लिया। मैकमोहन जो इंडिया चाइना से अलग होता है तो उसको मैकमोहन लाइन अलग करती है, और इंडिया और पाकिस्तान जिस लाइन से अलग होते हैं वो रेड क्लिफ, और जो इंडिया और अफगानिस्तान है उसे डूरंट लाइन बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, इंडिया और पाकिस्तान भी दे सकता है डूरंट लाइन में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि पाकिस्तान से अलग नहीं होता इंडिया अफगानिस्तान से डूरंट लाइन के द्वारा सेपरेट होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। नोट्स बनाते चलिएगा, जितने पॉइंट मैं लिखवा रही हूँ उस पॉइंट को अपनी नोटबुक में ऐड करते चलिएगा। जैसे ही सारी कलाम सीरीज कंप्लीट होगी, मतलब PYQs का सॉल्यूशन होगा, आपके पास अपना एक नोटबुक बन के तैयार हो जाएगा, नोट्स बन के तैयार हो जाएगा। अगर आप पेपर करने से मतलब पहले उसको रिवाइज करके जाएंगे, पेपर करने जब जाएंगे, एंट्रेंस देने जब जाएंगे, अगर आपने इसका रिविजन भी कर लिया तो बस आपका काम हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 31, ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून के सरफेस पे मास एंड वेट रिड्यूस, मास और वेट क्या होता है, रिड्यूस होता है। ऑप्शन बी, मास रिमेन कांस्टेंट, मास जो है कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है, एंड ओनली द वेट इज लेसर, मतलब वेट जो होता है वो कम होता है। ऑप्शन सी, ओनली द मास इज लेस, मास कम होता है। या ऑप्शन डी, मास एंड वेट बोथ रिमेन अनचेंज, कोई चेंज नहीं होता, दोनों सेम रहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मास रिमेन्स कांस्टेंट बट जो वेट होता है वो कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, विच इज नोन एज द हार्ट ऑफ एटॉमिक पावर प्लांट। एटॉमिक पावर प्लांट का जो है हार्ट किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए स्टीमर, ऑप्शन बी टरबाइन, ऑप्शन सी रिएक्टर, ऑप्शन डी कूलिंग टावर। तो देखिए एक दो क्वेश्चन यहाँ साइंस हैं, साइंस मेरा बैकग्राउंड है नहीं तो इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन उसको नहीं करूंगी, और एक दो साइंस के क्वेश्चन के लिए अगर मैं किसी दूसरे टीचर को यहाँ पर खड़ा करती तो ठीक नहीं था। तो बाकी जैसे बैच में है तो साइंस वाले टीचर ही पढ़ाएंगे ना, उन सारे क्वेश्चन को जो है हैंडल कौन करेंगे? साइंस वाले टीचर। लेकिन इसमें ज्यादा मतलब ज्योग्राफी या फिर करंट अफेयर्स या फिर हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन तो वो मैं ही कराऊंगी, मतलब हिस्ट्री खैर और दूसरे टीचर बैच में कराएंगे, लेकिन फिलहाल एक दो क्वेश्चन के लिए किसी और टीचर से कराना ठीक नहीं समझा मैंने, तो मैं सीधा सीधा इसका आंसर बता दूंगी, रिएक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विच सिटी हैज होस्टेड ओलंपिक गेम्स मैक्सिमम टाइम। आपको बताना है कि ओलंपिक गेम को मैक्सिमम टाइम किसने होस्ट किया है। ऑप्शन नंबर ए टोक्यो, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस, या ऑप्शन सी लॉस एंजल्स। सबसे पहले तो यह है कि इसमें जो है मैक्सिमम टाइम किसने होस्ट किया है। दूसरा जो क्वेश्चन अब मेरा भी है आपसे, आपको कमेंट करके बताना है, मेरा क्वेश्चन है एक आपसे, फर्स्ट टाइम कहां हुआ था? फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक गेम था वो कहां हुआ और कब हुआ, है ना? फर्स्ट टाइम कब हुआ, फर्स्ट टाइम कहां हुआ और कब हुआ। आपको डेट मतलब ईयर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, अब यहां पर जो पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम टाइम किसने होस्ट किया था, वो था लंदन। ये 3 बार कर चुका है। कब कब? 1908 में कर चुका है, 1948 में कर चुका है और 2012 में ये कर चुका है। और आपको मैं बता दूं 2012 में जब किया तो यहां हमारे मतलब भारतीय पहलवान सुशील कुमार, नाम से सुना होगा आपने, सुशील कुमार जो थे यहां इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। क्या जीता था? सिल्वर मेडल। खैर उन पे केस लगा और वो उनको जेल भी हुई, तो उस पर नहीं जाएंगे। यहाँ तो इसमें लंदन ओलंपिक में 2012 में सुशील कुमार सिल्वर मेडल जो थे विनर थे। ठीक है, और 1908, 1948, 2012 ये मतलब कहना चाहिए कि 3 बार लंदन होस्ट कर चुका है ओलंपिक गेम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स ऑफ हॉकी। मतलब हॉकी से कौन सा टर्म एसोसिएट नहीं है, मतलब हॉकी से उसका लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए टी, ऑप्शन बी स्ट्रोक, ऑप्शन सी कॉर्नर, या ऑप्शन डी ड्रिबल। अब मैं आपको बता दूं, यहाँ आपको ये दिख रहा होगा एक स्टिक है, उसके ऊपर ये बॉल है, तो इस बॉल को हम टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टी। और ये आपको दिख रहा होगा, ये जो स्टिक है ये हॉकी मत समझ लेना, इसको बोलते हैं गोल्फ। ठीक है, तो ये जो गेम है गोल्फ का, तो इसमें यूज होता है टी। तो टी, जाहिर सी बात है इसमें क्या पूछा है? नोट। और क्या पूछा है? स्पोर्ट्स ऑफ हॉकी। तो जाहिर सी बात है हमारा आंसर तो टी हो गया, है ना? क्या हो गया? टी। क्योंकि टी आपको नजर आ रहा होगा, छोटी सी बॉल है, ये इस पे मतलब इसमें लगा रखी है, और जो स्टिक है ये गोल्फ जो है उससे यूज किया जा रहा है, जो भी है, तो इसको हम बोलते हैं टी। अब स्ट्रोक हो गया, कॉर्नर हो गया, ड्रिबल हो गया, ये सारे कहाँ यूज किए जाते हैं? हॉकी में। ठीक है, एक पेनल्टी होती है, पेनल्टी जब दिया जाता है ना, पेनल्टी जब दिया जाता है तो जो क्योंकि मेल फीमेल 2 टीम होती हैं, है ना, मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, तो जो पुरुष हॉकी जो मैच होता है तो उसमें जब पेनल्टी दी जाती है तो वो कहलाती है बुली। ठीक है, क्या कहलाती है? बुली।
हाँ मैं बात कर रही थी बुली, और एक होता है स्ट्रोक, है ना। तो स्ट्रोक जो पेनल्टी होती है, तो वो पुरुष जो कप मतलब पुरुष जो मैच होता है, मतलब मेल का जो मैच होता है उसमें स्ट्रोक उसको बोला जाता है, और बुली जो बोला जाता है जो फीमेल का होता है ना, फीमेल का, उसमें दिया जाता है। मैंने ये उल्टा बोल दिया था, सॉरी। तो आपको ध्यान रखना है, स्ट्रोक हो, कॉर्नर हो, ड्रिबल हो, ये किसके टर्म्स है, जो है हॉकी स्पोर्ट्स के, और टी जो है वो गोल्फ में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 है, क्रिप्स मिशन इन 1942 प्रपोज्ड फॉर इंडिया। मतलब क्रिप्स मिशन का प्रपोजल क्या था इंडिया के लिए? ऑप्शन नंबर ए डोमिनियन स्टेट, ऑप्शन बी फुल फ्रीडम, ऑप्शन सी डायरकी, ऑप्शन डी जो है मतलब इसका ऑप्शन जो भी है। तो देखिए आपको पता होना चाहिए जो क्रिप्स मिशन था वो इंडिया आया कब था, क्योंकि अगर पूछा गया है कि प्रपोज क्या था, उसका प्रपोजल क्या था, तो आपसे पूछा जा सकता है कि कब आया था, तो वो आया था 1942, इसमें ही मेंशन है। अगली बार वो आपसे ईयर पूछ सकता है, और ये भी ध्यान रखना है ये मार्च में आया था, ठीक है। आपको इसका मंथ भी याद रखना है कि मार्च में आया था। और जो इसके हेड थे, ये जो पूरा टीम था, तो उसका जो हेड था वो क्रिप्स था, है ना, तो उसके नाम पे ही क्रिप्स जो है मिशन कहलाया। अब ये कब का बात है? 1942। अब 1942 में आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, है ना। थोड़ा अगर इसके बैकग्राउंड में जाएं कि आया क्यों था, तो ये जो आया था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें जो जापान था, तो जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, क्योंकि इंडिया भी ब्रिटेन की कॉलोनी था उस टाइम पे, उपनिवेश था, है ना, जहां ब्रिटिश लोग राज करते थे, कॉलोनी उसको बोलते हैं। तो इंडिया भी कॉलोनी था अंग्रेजों की, ब्रिटिश की, या कह सकते हैं ब्रिटेन की। तो जापान क्योंकि कॉलोनी को खत्म कर रहा था उसकी, तो अंग्रेजों को डर था कि कहीं इंडिया भी हमारे हाथ से ना चला जाए। तो इंडिया का सपोर्ट लेने के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से इंडिया वालों को लड़ाने के लिए ये क्रिप्स मिशन भेजा कि जाके बोलो, मतलब एक तरफ से लॉलीपॉप थमाना था, जो भारत के मतलब हमारे देश के जो नेता थे उन लोगों को एग्री करना था कि हाँ वो जो लोग थे, इंडियन आर्मी जो थी, वो कहाँ जाए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से लड़े। तो लॉलीपॉप थमाने की कोशिश हो रही थी। तो इसको हालांकि जो इंडिया के नेता थे उन्होंने इस चीज को नहीं माना था, है ना, क्योंकि इसमें कुछ चीजें ऐसी थी कि उन्होंने पहले तो हमारे जो कांग्रेस पार्टी थी वो ये डिमांड कर रही थी कि इंडिया को क्या किया जाए, डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो अंग्रेजों ने ये बात नहीं मानी। अब आपको पता होना चाहिए डोमिनियन स्टेट का डोमिनियन स्टेट क्या होता है? डोमिनियन स्टेट होता है कि कुछ अगर ब्रिटेन का डोमिनियन स्टेट बनना था इंडिया को, तो ये था कि कुछ नियम, कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशन इंडिया के जो नेता थे, भारत के जो नेता थे, पार्टी थी कांग्रेस पार्टी, वो अपने अकॉर्डिंग बना सकती थी। कुछ एक्ट, कुछ रूल्स वो अपने अकॉर्डिंग बना सकती थी, लेकिन कुछ रूल्स या कुछ नियम या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान जो भी बोले, वो अंग्रेजों के अकॉर्डिंग चलना था। मतलब पूरी तरह से वो जो है अपने फैसले नहीं ले सकते थे वो लोग। तो कुछ फैसलों के लिए अंग्रेजों से अनुमति लेनी पड़ती है ना, तो परमिशन लेनी पड़ती। तो ये जो था पहले तो कांग्रेस पार्टी की डिमांड ये थी, लेकिन जब ये लोग आए, जब ये क्रिप्स मिशन आया, तो इसे बोल के भेजा कि हाँ ठीक है डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे। लेकिन जब तक ये लोग माने, जब तक अंग्रेज माने, जब तक हमारे जो नेता थे उनका मूड चेंज हो चुका था। अब वो चाह रहे थे नहीं, हमें डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए पूर्ण स्वतंत्रता, है ना, पूर्ण स्वराज, पूरी तरह से फ्रीडम, हमारा देश, हमारे रूल्स, हमारा देश, हमारा कानून, संविधान, इस तरह के। तो अंग्रेजों ने बोला डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे देंगे, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और भी चीजें थी, लेकिन इसमें फिलहाल क्वेश्चन में जो पूछा मेन, तो प्रपोजल क्या था? मेन डोमिनियन स्टेट का दर्जा देना था, जो फिर जो इंडिया के लोग थे उन्होंने नहीं माना था, जो नेता थे उन्होंने नहीं माना था, क्योंकि उस टाइम पे उन्होंने बोला था हमें पूरी तरह से जो है स्वतंत्रता चाहिए, है ना। तो आपको ध्यान रखना है, मतलब इतनी बात जो मैंने आपको बोली कि क्रिप्स मिशन क्या था, उसका प्रपोजल क्या था, तो वो यही था। और ये क्या करते, जब लोग लड़ते जापान के खिलाफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, और फिर जब अंग्रेजों की जीत हो जाती, वो जीत जाते, तब लिए लोग देते, पहले तो ये भी नहीं दे रहे थे, है ना। तो बाकी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और है जो क्रिप्स मिशन को लेके, जब भी क्रिप्स मिशन आता है वो एकदम से क्लिक हो जाना चाहिए। क्रिप्स मिशन को किसने आउटडेटेड चेक बोला था, है ना, ऐसा चेक जिसकी डेट निकल गई हो, तो वो थे महात्मा गांधी, है ना। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को आउटडेटेड चेक बोला था। क्लियर है? तो ध्यान रखिए ना, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाँ, हमारे क्वेश्चन यहीं पर एंड हो गए। हमने क्वेश्चन नंबर 26 से 35 तक देखा, मतलब 10 क्वेश्चन इससे जनरल अवेयरनेस से जो आते हैं हमने देख लिया। इसका आगे का बीकॉम का पेपर था ये, है ना, तो बीकॉम का बाकी का पार्ट कौन कराएगा, जैसे जैसे जिसकी यूनिट आएगी, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज हो, इकोनॉमिक्स हो, जैसे भी हो, और रीजनिंग हो, ये सब अपने जो फील्ड के एक्सपर्ट हैं, अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, वही कराएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नहीं किया है तो, क्योंकि ऐसे ही कलाम सीरीज के तहत हम सॉल्यूशन लाते रहेंगे और आप लोगों को फायदा हम पहुंचाते रहेंगे। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर कोई है जो मतलब 11th का, बीएड का, सबका बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है जरूर बताइएगा। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।